हेलो बच्चा लोग, बढ़िया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। बिना लेट किए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, लेकिन टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके महत्व को जानते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि कोई भी चीज हम लोग शुरू करते हैं तो पहले जानने का प्रयास करते हैं ना कि इसका लाइफ में हमारे लिए यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको हम यूज करके अपने लाइफ को सही बना सकते हैं। तो इतना पुरानी घटनाएं हैं 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी के काल का, तो इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए इतिहास जो होता है ना, इतिहास व्यक्ति, समाज, यहाँ तक कि राजनीतिक प्रणाली, उस समय की जो शासन व्यवस्था सबको कुछ ना कुछ सीख देती है अपने दुर्गुणों से, अपने अच्छाइयों से। अगर उस तरह के दुर्गुण हम दोबारा दोहरा रहे हैं अपने लाइफ में तो हम इतिहास से कुछ सीखे नहीं है। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है ताकि हम उस दुर्गुणों को दोबारा नहीं दोहरा सके। इसीलिए कहते थे चाणक्य कि हमें दूसरों के गलतियों से सीखना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो इतिहास को दर्शा रहे हैं कि जो व्यक्ति गलती कर चुका है उसको सीखिए और उससे सुधारिए, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हो गया नवपाषाण की महत्ता। और नवपाषाण की महत्ता में हम लोग देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंस में देखते हैं कि इस समय क्या ऐसा खोज हो चुका, क्या ऐसा खोज हो चुका, कौन सी प्रणाली की शुरू हुई जो हमारे लाइफ में मानव जीवन के इतिहास को बदल के रख दिया। तो इसका इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस समय कृषि, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, पशुपालन को अस्थायी रूप से शुरुआत हुई। पशुपालन भी स्थायी रूप से शुरू हुआ, कृषि भी शुरू हुआ। अब देखिए जब कृषि शुरू होगा तो क्या होगा, खेत वाला सिस्टम आएगा, खेत बनाना शुरू हुआ। मतलब कि इसी समय नवपाषाण काल में ही बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई शुरू हुई है ना। आज हम लोग जहां देखो, जिधर देखो न्यूज एनवायरमेंट का न्यूज आ जाता है, प्रत्येक देशों में इसकी चर्चा हो रही है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहां हुई है, कृषि। जब कृषि का शुरुआत हुआ नवपाषाण काल में, उस समय नवपाषाण काल की बात हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे अब नवपाषाण काल के। ठीक है, तो ये तो होगा उसका इंपॉर्टेंस, महत्व था। कृषि प्रणाली, अस्थायी पशुपालन, और व्यक्ति क्या होंगे, अब बसने लगेंगे। क्योंकि खेती, लोग भटकता क्यों है बताइए। जनरली अगर हम देखेंगे खाना बदोश जातियां जो भटकती है, जनरली अपने पशुओं के चारा की खोज के लिए भटकती है या अपने खान पान के लिए। तो व्यक्ति को तो अब अस्थायी रूप से प्रोडक्शन के रूप में कृषि, चावल प्रोडक्शन होने लगा। व्यक्ति उससे क्या हो गया, अपने खाने के, अपने भूख को मिटाने लगा, तो व्यक्ति बसने लगा। और बसने से क्या तात्पर्य है कि स्थायी हुआ। उस एरिया में धीरे धीरे कृषि का विस्तार किया। तो कृषि का विस्तार नवपाषाण काल में ही माना जाता है। चलिए इसका तो सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंस तो हो गया। अब हम जानते हैं, अब स्टडी करते हैं नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक एज। तो ये इसकी काल पीरियड कब है, देखिए 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी, इसी काल पीरियड की घटनाएं को हम लोग देखते हैं। तब जानेंगे, जब देखिए अब नवपाषाण जब शब्द आया तो हम जानने के प्रयास करेंगे कि किसने इस शब्द को यूज किया सबसे पहले। तो नवपाषाण शब्द की सबसे पहले यूज जॉन लुबाक ने 1865 में किए हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इससे पहले ही 1860 में ही टोंस नदी, जो टोंस नदी घाटी है यूपी में, वहां पर ले मैसूरियर ने इसके साक्ष्य प्राप्त कर लिया था। और एक बात और रोचक तथ्य है कि नवपाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो उसकी औजारों, मैक्रोलिथ्स की विशेषता के आधार पर उसको एक अलग काल पीरियड में रख दिया गया। नहीं तो पहले पाषाण काल को पूरा पाषाण और नवपाषाण काल में ही बांटा जा रहा था, समझे। नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुआ, मनुष्य के जीवन में जो एक नया चेंजेज आया, एकदम की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, उसको गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति बोला। नवपाषाण क्रांति, हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैन मैक्स हिमसेल्फ, 1936 में। उसी बुक में ये शब्द यूज किया था उन्होंने, नवपाषाण क्रांति। ठीक है, कि नवपाषाणी क्रांति जो थी वो व्यवस्था को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। व्यक्ति अस्थायी हो गया, कृषि का प्रोडक्शन करने लगा, पशुपालन भी उसके जीवन में अस्थायी हो गया। ठीक है ना।
तो व्यक्ति जब अस्थायी हो गया तो धीरे धीरे फिर वो अनेक व्यवस्थाओं को ऐसे ही डेवलप करेगा। हथियार, हैंडेक्स, ठीक है, हथियार जो हस्त कुठार था, पॉलिश पॉलिश हस्त कुठार होने लगा। मतलब कि देखिए कुल्हाड़ी जब आएगा तो कुल्हाड़ी का जनरली यूज करता है लकड़ी कटाई में, अब जंगल की भी कटाई होने लगा, लकड़ी भी कटने लगे, पेड़ कटने लगे, इससे कृषि का विस्तार होने लगा। देखिए अब हम ना इसको स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं बच्चा लोग चैनल सब्सक्राइब कर मैप के लीजिएगा। थ्रू। देखिए यह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो में दो प्रमुख स्थल मिले जो काफी इंपॉर्टेंस है मैपिंग के दृष्टि से। यूपीएससी ऑप्शनल में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग करने के लिए आते हैं ना, जो शुरू का जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट में, वो कहीं ना कहीं इसी में तरह का मैपिंग से आते हैं। तो उसी में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर वाला इलाका में दो जगह है, एक है बुरजहोम, एक है गुपकराल। क्या है? गुपकराल और बुरजहोम, ये दोनों साइट्स मिले हैं तुम्हारे जम्मू कश्मीर में। यहां से मिला क्या है? देखिए बुरजहोम, बुरजहोम का मतलब जनरली ये नाम है बुर्ज के वृक्ष से रखा गया। हाँ, यहां से ना बुरजहोम से जो मिला है मालिक के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए हुए मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, वो जो साक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, और उस साक्ष्य के आधार पे यह अनुमान लगाया जाने लगा कि व्यक्ति ना अपने पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्योंकि देखिए उनका मकसद क्या रहा होगा, जैसे कि एक मालिक के शव दफनाया तो उसके साथ में कुत्ते को भी शव को दफना दिया, कुत्ते को भी दफना दिया। अब ये अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है कि जिंदा दफनाया जाता था या मृत। ठीक है, तो कुत्ते का दफनाया जाता था, इसका एक ही मकसद था, बर्तन उर्तन भी डाले जाते थे। इसका मकसद था कि व्यक्ति जब परमात्मा के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएगा, तो क्या होगा, वो अपने साथ कुत्ते को रखेगा, अपने प्रिय वस्तु के रखेगा। ठीक है, बर्तन भी डाले जाते थे ताकि खान पान से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर उसमें अनुमान लगाया गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें मिली हमारे बुरजहोम से। अब आते हैं गुपकराल। गुपकराल का मतलब होता है क्या? गर्तावास। हाँ, गर्तावास मतलब कि व्यक्ति अस्थायी जीवन शुरू कर दिया है, कहां पे रह रहा है? गर्त में, गड्ढा में रह रहा है। ठीक है, मतलब कि इस वाले इलाका में। और मिला वहां से, यहां से गुपकराल से मिला है तुम्हारे मृदभांड, पोएट्री, मिट्टी की बनी हुई घड़ा। तो जनरली उसका यूज कहाँ करता होगा? या तो अपने कुछ सामानों को रखने के लिए यूज करता होगा, पानी पीने के लिए करता होगा, ये सब। और मिले हैं क्या वहां से? और अनेक साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कुछ औजार भी मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां से नीचे बढ़ते हैं इधर यूपी वाले इलाका में। तो यूपी वाला इलाका में ना एक जगह है संत कबीर नगर, जो जिला है उत्तर प्रदेश की, वहां एक जगह मिली है लहोरा देव। और लहोरा देव का जो खोजना, मतलब कि जो चावल चावल जो भारतीय उपमहाद्वीप, कहने का मतलब है कि जो भारत, अभी का जो भारत है, उसमें सबसे पुराना साक्ष्य चावल का 9000 बीसी का साक्ष्य मिलता है लहोरा देव से। ठीक है, लेकिन पहले माना जाता था कहाँ? मेहरगढ़, यहाँ 7000 बीसी का मिला है। अब भारत में था आपका कोल्डीवा, जहाँ 6000 बीसी का था। ठीक है, 6000 बीसी का। लेकिन जो मेहरगढ़ से भी पुराना, मतलब कि भारत में ही सबसे पहले शुरू हुई, अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि भारत में ही सबसे पहले शुरू हुई थी कृषि, चावल की कृषि। ठीक है, चावल की खेती। अब एक और जगह है यहीं पे यूपी में ही, गोरखपुर में सहगोरा। इसी तरह और एक और जगह है। अब आते हैं हम लोग बिहार में। ठीक है, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में मिला है चिरांद। और चिरांद के प्रमुख विशेषता बताएं? अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, सींग वाला उपकरण मिला है, जैसे हिरण के सींग का उपकरण, ये सब उपकरण मिले हैं। इसी आधार पे ना देखिए उपकरण जब आएंगे, हथियार आएंगे, तो व्यक्ति सुरक्षा को ध्यान देगा, अपने सुरक्षा का भी ध्यान देने लगे। कोल्डीवा कहाँ पे है बताइए? कोल्डीवा आपका हो गया कहां? देखिए कोल्डीवा कहां पे है? कोल्डीवा भी आपका
यूपी में है। ठीक है, देखिए बेलन घाटी में चौपानी मांडो, महगढ़ा और कोल्डीवा, ये सब बेलन घाटी, जो यूपी वाले बेलन घाटी है उसमें इनका साक्ष्य पाया गया है। यहाँ से चावल मिले हैं। लाहौरा देश तो बताएं कि 9000 BC का मिला है चावल का साक्ष्य। बुर्जहोम हो गया। अब आते हैं हम लोग असम वाला इलाका। असम में एक जगह है दाओबजी हैंडिंग, यहां से भी असम से, यहां से भी कुछ हथियार मिले हैं। सरकंडे वाला घर, ये कहां से मिला है? देखिए ब्रह्मगिरी, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से झोपड़ी मिला है। कोल्डीहवा जो आपका इलाहाबाद में है, वहां से क्या मिला है? चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश से। तभी ना आज भी चावल की खेती में बहुत ही आगे है यूपी, क्योंकि पता नहीं कब शुरू हुआ है। अभी तक जो साक्ष्य मिला है वो 9000 BC का मिला है लाहौरादी में। तो इस सब मेन साक्ष्य थे। मास्की से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। उतनूर, ये महबूबनगर तेलंगाना है, वहां से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह के साक्ष्य लगभग पूरे भारत से मिले हैं नवपाषाण काल के। और इसी नवपाषाण काल के महत्व को देखकर ये इतिहास में इंपॉर्टेंस दिया गया है इसको, और नवपाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम अपने कृषि के इतिहास, पशुपालन के इतिहास, और हम जो घर बनाते थे गर्तावास, इसका इतिहास, ये सब जान सके। ठीक है, व्यक्ति जो रहते थे पेड़ों के जो बीच में जो जगह होता था, मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं उसके बीच में जो जगह होता था, उसमें लोग रहते थे। ठीक है, गर्त में रहते थे। तो इस वाला इलाका में मिला है इनके आवास के साथ। तो इस तरह के देखिए हम लोग आज क्या क्या सीखे नवपाषाण काल में? अस्थाई पशुपालन, हाँ, और कृषि की शुरुआत, इससे अस्थाई जीवन की शुरुआत हुआ। गांव धीरे धीरे बसेंगे। अब देखिए, अब कृषि तो प्रोडक्शन होने लगा, लोगों को खाने का चीज तो मिल गया, भूख मिट गया, तो लोग अस्थाई होने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही गांव बनेंगे। इस तरह गांव धीरे डेवलप्ड होते समाज बनेगा, और धीरे धीरे वो समाज संस्कृति आज तक चल रहा है। ठीक है, और हम लोग सीखें कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य भारत में मिला है। एक और साक्ष्य जो हम लोग मेहरगढ़, देखिए 7000 BC से लेकर 3500 BC के बीच के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। यहाँ पे ना मालिक के साथ बकरी के दफनाने का साक्ष्य मिला है। और जानते हैं मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंस क्या है? मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी है, ठीक है, वैदिक सभ्यता से भी है, और उसका संबंध लगभग सारे पाषाण काल से है। ठीक है, ये मेहरगढ़ का संबंध, सबसे इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ का संबंध जो है नवपाषाण काल से है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता। बाकी इसी तरह हमारे धीरे धीरे गांव का डेवलपमेंट हुआ, समाज का डेवलपमेंट हुआ, कृषि सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, और हथियार में प्रौद्योगिकी आई। हथियार अब क्या होने लगे? पॉलिश होने लगे। कुछ राख के भी साक्ष्य मिले हैं, हमारे राख के साक्ष्य मिले हैं मास्की वाला इलाका से। ठीक है, तो लोग को अग्नि का साक्ष्य भी मिल चुका है। तो इस तरह से नवपाषाण काल से हमारी मानव समाज की शुरुआत होती है, और व्यक्ति अस्थाई होना शुरू होता है, गांव बसने शुरू होते हैं। लेकिन इसका दुर्गुण भी रहता है, क्योंकि कृषि शुरुआत हुई तो जंगल की कटाई भी शुरू होती है, तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, जो अच्छाइयां आज तक हम लोग जी रहे हैं। तो ये था हमारा नवपाषाण काल। दोस्तों, हम लोग नवपाषाण काल कंप्लीट किए। बने रहिए आप लोग, और आगे हम लोग इस तरह इतिहास में आगे बढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि इसका इंपॉर्टेंस हमारे लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। जैसे यूजीसी नेट में भी इसका इंपॉर्टेंस है, पेपर 2 में हिस्ट्री वाले, लगभग सारे पीसीएस के ऑप्शनल में, यूपीएससी ऑप्शनल में, यहाँ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसको मैपिंग के दृष्टि से हम पढ़ते हैं, उसके साइट्स के इंपॉर्टेंस के दृष्टि से पढ़ते हैं, तो हमारे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास इतने ही बस।